साहब, मोज़िस टोस्ट मास्टर साहिबान और मेहमान गिरामी, चौथे दर्जे का ये प्रोजेक्ट है जिसमें जिस तरह से सदर साहब ने काफ़ी हद तक वजाहत की है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे मकासद क्या हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा मकसद है कि मैं सवालों के जवाबात को बेहतर तरीके से अदा कर सकूं। तो काफ़ी हद तक मैं सोचता रहा इस पूरे हफ्ते कि ऐसा क्या मौजू लेकर आऊं जिसमें मैं जो हाजरीन महफिल हैं उनको कोई नई मालूमात फराहम कर सकूं। आम फहम के मौजूआत तो काफ़ी हम हुस्न खिताबात जो क्लब है हमारा उसमें हम करते रहते हैं। माशरे के हवाले से भी मैंने पिछली जो तकरीर की थी उसके ऊपर काफ़ी रोशनी डाली थी। एक मौजू था जिस पे हमने बात की थी, लेकिन एक ऐसा मौजू जो कि बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान में भी आज काफ़ी ज़ोरों पर है, उस मौजू को मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा। अच्छा, तो ये जो मौजू था उसमें जब मैंने घुसा, उसको स्टडी किया, उसको मुताला किया, तो मुझे ये समझ में आया कि ये मौजू मैं जब आपके सामने लेकर आऊँगा तो उसमें काफ़ी अंग्रेज़ी की इस्तिलाहात होंगी। तो मैंने हमारे नाइब सदर, तालीमी जो सदर हैं हमारे नाइब सदर, उनको रुजू किया, फारूक साहब को, और उनसे मैंने दरख्वास्त की कि आप ये मेरी जो थोड़ी सी कमजोरी होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि उन इस्लाहात को अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूं तो शायद हाज़रीन महफिल को वो समझ ही नहीं आएगा कि मौजू है क्या। तो मौजू जो है वो बेसिकली है फिनटेक का। फिनटेक क्या है? फिन और टेक। फिनटेक मौजू है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जब फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों आपस में मिल जाती हैं तो उसको फिनटेक कहते हैं। मैं एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है वो सामने आपके लगाना चाहूँगा ताकि हम इस मौजू को जामे तौर पर हम गुफ्तगू कर सकें और इस मौजू के इख्तिताम पर हम सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो कर सकें। तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरा वो कोई 15 से 20 मिनट का है। तो शुरू में हम इस तरह से करेंगे कि 15 मिनट मैं आपको इस मौजू के हवाले से थोड़ा बताना चाहूँगा और आखिरी के 5 मिनट हम जो रखेंगे वो सवाल जवाब के लिए रखेंगे। तो फिनटेक है क्या? जिस तरह से मैंने शुरुआत में आपको बताया कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हजरात बैठे हुए हैं, जब इन दोनों का मिलाप होता है तो ये फिनटेक बन जाता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे कितनी इकसाम है फिनटेक की। तो फिनटेक के अंदर डिजिटल पेमेंट्स की एक किस्म है, एक ई कॉमर्स की किस्म है, एक पेयर टू पेयर लेंडिंग कहलाती है, क्राउड फंडिंग या मजमा जो फंडिंग करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग। इस पे मैं एक एक मौजू को जामे तौर पे आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की। मैं गुजारिश ही करूंगा कि अपने अपने माइक को जरा अनम्यूट कीजिए ताकि मैं आपके साथ थोड़े बहुत इंटरेक्शन कर सकूं और आपसे गुफ्तगू कर सकूं। हाज़रीन महफिल में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास डेबिट कार्ड मौजूद है? तकरीबन तमाम के पास मौजूद है। अच्छा जी, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इस्तिलाहात तो हम सबको पता है, लेकिन ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है? डिजिटल पेमेंट्स के अंदर जब हम जाके किसी भी मर्चेंट को या ताजिर से कुछ चीज खरीदना चाहते हैं तो हम उसकी वेबसाइट पे जाके इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर हम सीधे सीधे उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे वो कोई हमारे पास फ्रॉडस्टर या जो कि जिसको कहते हैं एक चोर उचक्का,
हमारे क्रेडिट कार्ड को उचक सकता है बीच में से और वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है और जिससे हमें नुकसान हो सकता है। पेपैल की बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि पेपैल है क्या। पेपैल एक ऐसा इदारा है जिसने एक आर्टिफिशियल या एक कह लें कि एक अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट कर देता है। उस ऑनलाइन अकाउंट के पीछे आपका क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है और उस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक पासवर्ड या पिन कोड होना जरूरी है। तो जब जब आप जाके पेपैल के थ्रू किसी किस्म की भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे या ऑनलाइन आप कोई चीज खरीदारी करना चाहेंगे तो ये आपको वहां पर सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। पेपैल की तरह की बहुत सारी अब आज के दौर में जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुकी हैं। जिस तरह के वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट की ट्रांजैक्शंस भी आज के दौर में काफी ऐसी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं जो कि सिक्योर एनवायरनमेंट में, जो कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रांजैक्शन होती है जिससे आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को कोई चोरी ना कर सके बीच में। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स आज एक ऐसी इस्तिलाह है जो बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है। हाल ही में दराज का नाम हम सब ने सुना होगा, जिन्होंने 11/11 की एक 11/11 उन्होंने शुरू किया। एक तरह से उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की और एक सेल स्टार्ट की। तो ये सेल क्या आती है और स्कीम क्या आती है और दराज क्या है? दराज बेसिकली एक ई कॉमर्स का इदारा है जहां पे ऑनलाइन जाके तमाम जिन हजरात जो भी हैं जिनको कोई ना कोई चीज खरीदनी है वो जाके उस पर परचेज कर सकते हैं, उस पर खरीदारी कर सकते हैं। वो अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उस चीज को वहां उनके घर पे डिलीवर कर सकते हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल होता है, इसमें कैश ऑन डिलीवरी भी होती है। पाकिस्तान के अंदर दराज पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर शुरू हुआ है, लेकिन दुनिया भर में Amazon और अलीबाबा के नाम से काफी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। निगरान औकात को जरा मैं यहाँ पे बताता चलूं कि मेरी जो तकरीर है वो 15 से 20 मिनट की है। बिल्कुल, असल में इस पे 15 से 20 मिनट का खाना नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ वक्त दिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा जी। तो अगली बात जो हम करते हैं वो करेंगे पेयर टू पेयर लेंडिंग के ऊपर। पेयर टू पेयर लेंडिंग से मुराद ये है कि दोस्त अपने दोस्त को पैसे दे रहा है। हम इसको आम फहम की इस्तिलाह में या आम जिंदगी में तो बहुत इसको हम डे टू डे बेसिस पे उसको देख रहे होते हैं कि ये एक इस्तिलाह ऐसी चल रही है, लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक फॉर्मल वे में दुनिया भर में इसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। इसमें होता क्या है पेयर टू पेयर लेंडिंग के अंदर? पेयर टू पेयर लेंडिंग के अंदर ये होता है कि एक साहब वो कहते हैं कि जी मेरे पास काफी पैसा मौजूद है और मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कहीं पे पैसे को लगाना चाहता हूं ताकि मुझे उसका फायदा हो सके, उसका रिटर्न मिल सके। दूसरे शख्स ये कहता है कि जी मुझे जो है वो लोन चाहिए, मुझे एक कर्ज चाहिए। तो इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे मिला दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म में, ये प्लेटफॉर्म टोटली ऑनलाइन है। इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी कोई फिजिकल ब्रांच है या इसकी कोई किसी किस्म की भी कोई दफ्तर है मौजूद। ये तमाम ऑनलाइन काम किया जाता है। इसमें लोग जाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बताते हैं कि जी मैं जो हूं कि 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। दूसरा शख्स कहता है कि जी ठीक है जी, मुझे आप ये 1 लाख रुपए उधार दे दें, कर्ज दे दें। और उन दोनों के माबैन एक रेट तय हो जाता है कि इस रेट के ऊपर जो है वो ये इनको लेंडिंग कर देगा, इनको कर्ज दे देगा। पीछे एक स्कोर कार्ड चलता है। उस स्कोर कार्ड कैसे चलता है कि जो कर्ज लेने वाला होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड करता है। वो बताता है कि जी मेरी उम्र क्या है, मेरी तनख्वाह क्या है या मेरी आमदनी क्या है, मैं कहाँ रहता हूं, मेरे कितने बच्चे हैं, और उसके बेसिस के ऊपर एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है।
इस तरह स्कोर कार्ड बताता है कि जी ये जो हैं जिनको कर्जा चाहिए इनको आप कम से कम इतने रेट पर या ज्यादा इतने रेट पे दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो जो कर्जा लेने वाला है वो रिस्की सेगमेंट है तो फिर रेट ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर कर्जा लेने वाले की हिस्ट्री और उसका जो स्कोर कार्ड है वो अगर बिल्कुल बेहतर है और एक अच्छा स्कोर कार्ड है तो उसका रेट कम कर दिया जाएगा। सिस्टम खुद इसमें एक रेट जनरेट करता है। ये जो है लेंडिंग क्लब्स, जोपा, डेनरॉन्ग, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पेयर टू पेयर लेंडिंग को सपोर्ट करते हैं। क्राउड फंडिंग से मुराद ये है कि एक मजमा है जो कि किसी एक कारोबार को फाइनेंस करता है, फंड करता है। ये कैसे होता है? हमारे पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग होती है, लेकिन वो ज्यादातर जो है वो होती है फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये कहूं कि अब्दुल सत्तार ईदी या मैं कहूं सैलानी वेलफेयर, फलाही कामों के लिए क्राउड फंडिंग की जाती है हमारे मुल्क में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और दुनिया में जाते हैं तो देखते हैं तो ये क्राउड फंडिंग फलाही काम के अलावा भी फंडिंग की जाती है, जिसके अंदर जो ये दो किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी कि जिसमें किक स्टार्टर और इंडिगोगो.com है मौजूद। इसमें होता क्या है? इसमें फर्ज कीजिए कि मुझे कोई एक कारोबार करना है और मुझे उस कारोबार के लिए रकम दरकार है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या बैंक के पास जाऊंगा? जब मैं बैंक के पास जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि जी शायद वहां पे जो सूद की शरह है वो काफी ज्यादा होगी, तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे मुझे सूद की शरह कम से कम देना पड़े। तो मैं जाऊंगा क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वहां पे मैं एक नया प्रोजेक्ट, जो भी अपना नया कारोबार है, उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, उसकी एक वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए मैं उस पे अपलोड कर दूंगा कि जी मैं ये कारोबार करने जा रहा हूं, मुझे आप लोग इन्वेस्ट करें, मेरे कारोबार में पैसा लगाएं। जिन लोगों को वो कारोबार समझ में आ जाएगा वो उस कारोबार में पैसा लगाएंगे। या तो मैं दो तरीके से लोगों को अपनी तरफ माइल करूंगा कि या तो मैं ये कहूंगा कि जी आप मेरे कारोबार में हिस्सेदार बन जाएंगे, या दूसरा ये है कि अगर आप मेरे कारोबार में पैसा लगाते हैं तो मैं अपने जो अशिया है, जो जिस चीज को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसको मैं बना रहा हूं, वो मैं आपको सस्ते दामों में आपको अरसाल कर दूंगा। इन दो तरीके से मैं लोगों को अट्रैक्ट करूंगा अपने कारोबार के लिए। ये चीज पाकिस्तान में अब स्टैब्लिश होने जा रही है और कुछ इदारे हैं जो इस चीज पे काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे। ये क्या इस्तिलाह है और ये क्या चीजें हैं? ये एक ऐसी चीज है कि अगर हम सब ने, जो यहाँ पे हाजिरीन महफिल हैं, उन्होंने बिग डाटा का नाम शायद सुना हो, तो बिग डाटा क्या चीज है? जितने भी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब एक डाटा कैरी कर रहे हैं। हम सब के पास कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ना ऐसी मालूमात है जो कि मुख्तलिफ बैंकों में, मुख्तलिफ इदारों में मौजूद है। जब उस तमाम डेटा, हमारे डेटा के हवाले से कि हम कहाँ खाना खाते हैं, हम कहाँ पे जो है वो अस्पताल के लिए जाते हैं, कहाँ पे हमारा इलाज होता है, हम कहाँ पे तफरी करने जाते हैं, हम कौन से सिनेमा के टिकट परचेज करते हैं, हम कौन सी मूवी देखते हैं, हम कौन से कपड़े खरीदते हैं, हम किस स्टोर पे जाके कपड़े खरीदते हैं, हम कौन से स्टोर से जाके हमारी जो हफ्तेवार घरेलू जो ग्रोसरी है वो हम कहाँ से खरीदते हैं, ये सारा डाटा एक जगह कलेक्ट होता है और उसके बेसिस पे किया क्या जाता है कि उसको बिग डाटा कहा जाता है। उस डाटा को मशीन के अंदर डाला जाता है और मशीन के अंदर एक एल्गोरिथम या एक लैंग्वेज लगा के उसको प्रोसेस किया जाता है मशीन को, और मशीन को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो एक इंसानी दिमाग की तरह सोचना स्टार्ट कर दे। जिस तरह से एक इंसान सोचता है उस तरह से सोचना स्टार्ट कर दे। पहले मशीन को दिखाया जाता है एक तस्वीर
کہ جی یہ بلی ہے, اس بلی کے ایک دم ہوتی ہے, اس بلی کے 4 پیر ہیں, اس بلی کے منہ پر بال موجود ہیں. اس کے بعد اس کو ہزاروں وہ تصویریں دکھائی جاتی ہیں, تو مشین اس بلی کو ریکگنائز کرنا, اس بلی کو پہچاننا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ایک بلی ہے موجود, اور وہ انسان کی طرح دماغ سے سوچنا سٹارٹ کر دیتی ہے. یہ کہلاتی ہے مشین لرننگ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کال سینٹرز بہت ایک ایسی ایگزامپل ہے جہاں پہ انسانوں کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ سے ریپلیس کر کے روبوٹس بٹھا دیے گئے ہیں. آپ وہاں پہ سوال کریں گے, سامنے سے آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک انسان جواب دے رہا ہے, لیکن کوئی روبوٹ آپ کو جواب دے رہا ہوگا. تو یہ کل ایک کائنات ہے, کل ایک ایسی دنیا قائم ہو چکی ہے جس کے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں اب اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں, اور میں گزارش کروں گا حاضرین محفل سے کہ اگر ان کے کوئی سوال ہیں تو پلیز پوچھیں اس کے اوپر. غلام قادر صاحب, یہ جتنے بھی آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی ہیں اور مستقبل میں جس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, اس سے انسانوں کے روزگار پہ کیا فرق پڑے گا؟ اچھا, یہ کافی اچھا سوال پوچھا معزز طلعت صاحب نے کہ جی یہ انسانوں کے روزگار پہ کیا افیکٹ پڑے گا. بالکل اس چیز کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہمارے روزگار پہ افیکٹ نہ پڑے. ہمیں جتنی جلدی ان چیزوں کے اوپر سیکھ جائیں, ہم جتنے زیادہ ہم ان چیزوں کے مانوس ہو جائیں, اور جتنی زیادہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے, میرا نہیں خیال کہ یہ انسانوں کے روزگار پہ کرے گا افیکٹ. کیونکہ اس سب کے پیچھے, ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسانی دماغ موجود ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور جس نے جو ہے ان چیزوں کو وجود میں لے کر آئے ہیں. تو انسانی دماغ یا انسان کو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی جگہ لے سکیں گے. انسانی دماغ اور انسان بالکل رہیں گے, اور اس سے بہتر چیزیں آتی چلی جائیں گی. انسان کا روزگار متاثر نہیں ہوگا, صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے روزگار کا طریقہ کار تبدیل ہو جائے گا. غلام قادر صاحب جی, اس میں ایک تشنگی میں نے محسوس کی کہ جو آج کل کرپٹو کرنسیز ہیں یا آلٹرنیٹ کرنسیز ہیں, اس کا کتنا عمل دخل ہوگا مستقبل میں, اور کیا وہ ہمارے موجودہ بینکنگ سسٹم اس کو سپورٹ کرے گا؟ اچھا, یہ بیسیکلی اصطلاح کہلاتی ہے بلاک چین اینڈ کرپٹو کرنسی, جس میں سب سے زیادہ جو کرنسی دنیا بھر میں چل رہی ہے اس کا نام ہے بٹ کوائن. اچھا, بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کو میں نے جان کر کے اس پریزنٹیشن میں اس لیے نہیں شامل کیا کہ یہ باقی ساری چیزیں پاکستان میں آتی چلی گئی ہیں, لیکن کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پاکستان میں ابھی جو ہے بین کر دی گئی ہے کرپٹو کرنسی کو. اور جو بلاک چین کی اصطلاح ہے وہ صرف اور صرف ریمیٹنسز کی حد تک ابھی تک موجود ہے. تو یہ بالکل ایک ایسی چیزیں ہیں جو کرپٹو کرنسی یا بلاک چین جو کہ دنیا بھر میں ہے ابھی, لیکن اس طرح سے نہیں پھیلی ہیں جس طرح سے باقی کی یہ جو 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ کچھ اصطلاحات کی وضاحت کی, پیئر ٹو پیئر لینڈنگ اور کراؤڈ فنڈنگ, تو یہاں پہ ایک اگر ہم اپنے مقامی سطح پہ دیکھیں تو جیسے کہ بینکنگ ہے, اس میں ایک کنونشنل بینکنگ ہے اور پھر اس میں ایک اسلامی بینکنگ کا تصور بھی آیا. تو اگر اس کو ہم مقامی طور پہ جائیں گے کہ جی یہ چیزیں یہاں پہ بھی آئیں اور لوگ سپورٹ کریں, تو اس میں پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا کہ یہاں کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل چاہیں گے اسلامی نقطہ نظر سے. تو کیا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ امکانات ہوں گے اس طرح سے ان کو؟ بہت شکریہ صدر صاحب, یہ چونکہ میں آخری سوال لوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. بالکل, جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو مفتی صاحبان بالکل اس میں بیٹھتے ہیں. اس میں جو ہے ہمارا اسلامی بورڈ, بینک کا جو اسلامی بورڈ ہوتا ہے, شرعی بورڈ, وہ اس میں بیٹھتا ہے. اس میں
اس میں غور و فکر کی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی اسلامی نقطۂ نگاہ اس میں لایا جاتا ہے. تو جس طرح سے پیئر اینڈ پیئر لینڈنگ کی بات کر دی، اس میں بھی لایا جا سکتا ہے کہ جی کوئی نہ کوئی کاروبار کو شامل کیا جائے اور نہ کہ سود کی بات کی جائے، اس کاروبار میں منافع کی بات کی جائے. تو بالکل اس میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن وقت آنے پر میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا جو بھی بورڈ ہے وہ اس میں بیٹھے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. صدر صاحب آپ کے حوالے.